दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई घर छोड़कर ही चला जाए। जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक लड़की जो होती है वो घर छोड़कर अपने के बच्चों के साथ चली जाती और लगभग 4 साल बाद अपने घर पर पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सच्ची घटना के बारे में, जो बिहार के पटना के रहने वाले मोहम्मद आरिफ और उनकी पत्नी जो नेपाल के लुम्बिनी जिले से बिलोंग करती हैं। इनकी शादी एक लव मैरिज 4 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे हुए। शुरू में तो दोनों में बहुत ही प्रेम था, लेकिन बाद में जब 2 बच्चे होने के बाद लगभग 4 साल बाद उनमें एक ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके बाद उसकी पत्नी, तो दोस्तों इस तरह से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा इतने ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी सुल्ताना जो होती है वो घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ अ, लुम्बिनी नेपाल जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसे एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम बस्ती। बस्ती स्टेशन के करीब जब वो बस्ती स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो फिर उस वो रात के 11-12 बज रहे होते हैं जब सुल्ताना अपने बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर टहल रही होती है। लगभग रात के 12 बजे का समय होता है। उसी समय जावेद, जो वहीं बस्ती जिले का रहने वाला होता है, उसी के पास का, और उसकी नज़र जब उस सुल्ताना पे पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और उससे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझने लगता है। क्योंकि जावेद जो था वो बहुत बड़ा दलाल होता है, जो पास में बस्ती जिले के स्टेशन के पास में ही वो एक बहुत बड़ा जो वैश्यालय होता है जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, और इस तरह से वो उसका बहुत बड़ा दलाल होता है और वो नई नई लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उस कोठे पर बेच देता है। तो इस तरह से जब वो उसकी नज़र अकेली सुल्ताना पर पड़ती है तो वो रेलवे स्टेशन के चक्कर काटने लगता है और उसके आसपास टहलने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि जब उसे मौका मिलता है तो वो सुल्ताना के पास जाकर उसकी खैर खबर लेने लगता है। फिर सुल्ताना कहने लगती है, वो परेशान होती है, कहती है कि मुझे तो अपने घर नेपाल जाना है और मुझे बस स्टैंड स्टैंड तक कहीं पहुंचना है। तो फिर इस तरह से वो जावेद जो होता है सुल्ताना को अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ बैग पर बैठकर चलो, मैं तुम्हें पास के बस स्टैंड पर छोड़ दूंगा। नहीं तो इतनी रात में पुलिस वालों की नज़र तुम पर पड़ेगी तो वो तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे। ये सोचकर सुल्ताना उसकी बातों में आ जाती है। अपने 2 बच्चों को लेकर जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पास के ही बस स्टैंड, जो लगभग 10 किलोमीटर था, बस बस स्टैंड पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जो बस नेपाल जाने वाली बस है वो सुबह के 7 बजे आएगी। तो जो सुल्ताना होती है वो और ज़्यादा भयभीत हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नज़र आने लगते हैं। इस तरह से जावेद जो होता है दलाल, उसको मौका मिल जाता है उसको अपनी बातों में उलझाने का। और इस तरह से वो जावेद कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो, तुम मेरे घर तो पास में ही है, मेरे घर पर चलो और सुबह होते ही मैं तुम्हें यहीं बस स्टैंड पर छोड़ दूंगा और तुम अपनी सुबह की 7 वाली बस पकड़कर अपने घर चले जाना। तो किसी तरह से सुल्ताना उसकी बातों में आ जाती है और उसके कमरे पर चली जाती है। आप जैसे ही कमरे पर जाते हैं फिर खाना खाकर जावेद जो है बच्चों को सुला देता है और फिर नशीली दवाई उसकी चाय में, सुल्ताना की चाय में मिला देता है। जैसे ही वो चाय पीती है उससे नशा चढ़ने लगता है और वो नशे में आ जाती है। तो इस तरह से जावेद को मौका मिल जाता है। वो इसकी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर उसके साथ रात भर संबंध बनाता है और इस तरह से पूरी रात मज़े करता है। लेकिन सुबह उठते ही, जैसे ही सुल्ताना सुबह उठती है उससे पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।
लेकिन वो जावेद से कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उससे कहेगी तो मुसीबत में पड़ सकती है। फिर वो उससे कहती है, भैया मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। और जब वो जावेद ये देखता है कि उसके जाल से, चंगुल से सुल्ताना निकलने वाली है, तो फिर वो तरह तरह की बातें करने लगता है और उस पर कड़ी सख्ती कर देता है और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी तक देने लगता है। फिर इसके बाद सुल्ताना उसके कब्जे में आ जाती है और फिर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति होती है, कोठे पर, तुम्हें वहाँ जाकर धंधा करना होगा। तो पहले तो वो सुल्ताना जो है इस बातों को नहीं मानती है और उसकी बातों का विरोध करने लगती है। फिर जब जावेद जो है तरह तरह के फंडे अपनाने लगता है और बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है, तो वो किसी तरह से हार कर सुल्ताना उनकी बातों में, उसकी बातों में आ जाती है और फिर वो उस तरह से उसको कोटे पर भेज देता है और उसके बच्चों को अपने पास रख लेता है और स्कूल में उनका दाखिला दिलवा देता है। बच्चों को अपने पास इसलिए रखता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे अगर साथ में होंगे तो ये भाग सकती है। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जब बच्चे उसके कब्जे में होते हैं तो सुल्ताना उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती है और लगभग उसको 4 साल इसी वेश्यावृत्ति के कोठे पर हो जाते हैं। तो दोस्तों सुल्ताना को भी लगने लगता है कि वो अब उसके चंगुल से ज़िंदगी भर नहीं बच पाएगी और पूरी ज़िंदगी उसकी इसी कोठे पर गुजर जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसके ही नेपाल का एक व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, कस्टमर, जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश उसी के ही पास के, उसी के ज़िले का रहने वाला होता है और जैसे ही वो सुल्ताना उसकी खबर, खैर खबर निकालती है, तो वो सारी हकीकत बता देता है। अब इस तरह से सुल्ताना भी अपनी हकीकत बताने लगती है कि मैं इसके चंगुल में फंसकर यहाँ कोटे पर आ गई हूँ, किसी तरह से तुम मेरी जान को बचाओ। तो ओम प्रकाश उसकी जान को बचाने का, उसको बाहर से निकालने का पूरा बंदोबस्त करने लगता है और इस तरह से जो सुल्ताना होती है वो अपना एड्रेस पूरा उस ओम प्रकाश को दे देती है और सुल्ताना कहती है कि मेरे पिता का नाम मोहम्मद हबीब है, उनसे जाकर कहना कि तुम्हारी लड़की उस कोठे में किसी के चंगुल में फंसकर कैद हो गई है और उसको वहाँ से छुड़ाना है। तो उस तरह से ओम प्रकाश जैसे ही अपने गांव नेपाल नेपाल के गांव लुम्बिनी पहुंचता है, तो उसकी पिता की खोज करता है। पिता जब मिल जाते हैं, जब मोहम्मद हबीब मिल जाते हैं, तो उनको ये सारी जानकारी देता है। जानकारी देने के बाद उसके पिता बहुत ही भावुक हो जाते हैं। मोहम्मद हबीब अब किसी तरह से अपनी लड़की को वहाँ से छुड़ाने का फैसला कर लेते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद ही वो वहीं उसी कोटे पर पहुँच जाते हैं। जो सुल्ताना होती है अपने पिता से जब मिलती है तो इतनी भावुक हो जाती है, उनसे लिपट कर रोने लगती है। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। तो सुल्ताना कहती है इतना आसान नहीं है, अगर इन्हें पता चल गया कि हम जो बाप बेटी हैं, तो हमें ये लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे और मरवा देंगे। इस तरह से सुल्ताना अपने पिता से कहती है कि तुम यहाँ पर एक कस्टमर की तरह आए हो, कस्टमर ही की तरह बात करना, और तुम मुझे यहाँ से अगर निकालना चाहते हो तो बस्ती ज़िले में एक थाना है, थाने में जाकर वहाँ पर एक थाना प्रभारी प्रदीप कुमार है, उनसे जाके मिलना और सारी सच्चाई को बयां करना कि किस तरह से उसने मुझे चंगुल में फांसा। जो जावेद नाम का एक लड़का है, जो दलाल है और हर तरह की लड़कियों को लाकर फांस कर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से फिर जो मोहम्मद हबीब होते हैं, सुल्ताना के पिता, वो किसी तरह से उस बस्ती ज़िले के थाना में पहुंचकर थाना प्रभारी के पैर पकड़ लेते हैं और उससे अपनी बेटी की छुड़ाने की भीख मांगने लगते हैं और सारी हकीकत बता देते हैं। तो थाना प्रभारी होते हैं वो उनकी बात पर सख्त हो जाते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं इस बात को सुनकर। फिर वो अपनी टीम बनाते हैं, टीम को लेकर उनसे कहते हैं तुम एक कस्टमर की तरह, मोहम्मद हबीब से कहते हैं थाना प्रभारी, तुम एक कस्टमर की तरह उसके पास फिर से जाना, हम तुम्हारे पीछे पीछे
उस कोठे पर रेड करेंगे और हम उसको छुड़ा लेंगे। इस तरह से मोहम्मद हबीब होते एक कस्टमर की तरह फिर वहीं उसके पास जाते हैं। जैसे ही कोठे में मोहम्मद हबीब प्रवेश करते हैं तो मोहल्ले की सारी जो उस एरिया की सारी महिलाएं होती हैं बड़ा घूर घूर कर देखने लगती हैं कि इस उम्र में कोई बुढ़ा आकर ये सब करता है, क्योंकि मोहम्मद हबीब की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो बुजुर्ग आदमी थे। इस तरह से जैसे ही वो अपने रूम में अपनी बेटी के रूम में पहुंचते हैं, पीछे से पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है और इस तरह से दोस्तों फिर सुल्ताना को वहां से आज़ाद करा दिया जाता है और उस जावेद नाम के शख्स को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और फिर थाना प्रभारी जो होते हैं प्रदीप कुमार, वो उनसे उसके मोहम्मद हबीब से ये वादा करते हैं कि इस तरह की और लड़कियां जो अगर इस कोटे पर आई हैं मजबूरी में, तो हम उन्हें भी छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से फिर 4 साल के बाद फिर वो लड़की सुल्ताना आज़ाद होकर अपने घर अपने पिता के साथ नेपाल पहुंच जाती है और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ वहीं पर काटने लगती है। और फिर जो उसका जावेद नाम का शख्स होता है उससे वो इस समय जेल में है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।